औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 8 एनर्जेटिक की एक्सरसाइज का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, The chemical reactions that proceeds with the evolution of heat is called as exothermic reactions। ठीक है, वो chemical reactions जो evolution of heat के साथ proceed करते हैं उनको हम exothermic reactions बोलते हैं, और वो chemical reaction जो proceed करते हैं with the absorption of heat उनको हम endothermic reactions बोलते हैं। Define enthalpy of chemical reactions हमारे पास सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है। enthalpy of reactions को हम कैसे डिफाइन करते हैं? enthalpy असल में हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, हम अमाउंट को enthalpy of reactions में हम अमाउंट मेजर करते हैं हीट की या फिर थर्मल एनर्जी की, जो एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है। जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो उस रिएक्शन की क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा एच नॉट से। ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हम नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, और ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेंशन है। ठीक है, जिसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है? 393.5 किलो जॉल पर मोल। तो 393 इसकी क्या है? एंथैल्पी है, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है और इसमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन का रिएक्शन है, इसमें 53.8 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है? 53.8। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। और इसमें जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में उसका ब्रेक डाउन होता है और साथ में एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली हमारे पास क्या है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एक तो हमारे पास जब भी हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक कंटेनर में बंद करते हैं तो उनके पास एक एनर्जी होती है जो उनकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और इस एनर्जी की वजह से जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में वो मूव करते हैं और उनकी वजह और कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब ये कोलिजन ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने का बायस बने। तो इन काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इन रिएक्टिंग पार्टिकल्स को एक और अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसका बायस बनती है? कोलिजन की इफेक्टिव कोलिजन का बायस बनती है। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स को इफेक्टिवली कोलाइड करवाती है वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट किलो जाउल होते हैं, और स्पीड ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। हायर द एक्टिवेशन एनर्जी द लोअर द रिएक्शन रेट। सॉरी, ये वर्ड गलत हो गया है। द हायर द एक्टिवेशन एनर्जी द लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? लो होगा, मतलब रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या रोल प्ले करता है केमिकल रिएक्शन में? कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है या फिर स्पीड अप करता है, और किस तरह से स्पीड अप करता है? बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो रिएक्शन रेट इतना लो होगा। तो इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस कैटलिस्ट के तौर पर हम ऐड कर रहे हैं उसका काम क्या होगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा और वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो कैटलिस्ट है ये ओवरऑल थर्मोडायनामिक या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को
अफेक्ट नहीं करता। मतलब जितना उस रिएक्शन ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है या इवॉल्व करना है वो उतनी ही उसकी एंथैल्पी सेम रहेगी, कैटलिस्ट की एडिशन की वाइज वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। और इट रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड, और केमिकली ये अनचेंज रहता है, इसके साथ कोई दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करता। इसकी वजह से इस जो भी हम कैटलिस्ट यूज़ करें वो अपनी उसकी कंपोजिशन अनचेंज रहती है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर जैसे होती है वो क्या कहलाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो क्या कहलाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमारे पास ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के बाद। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, ठीक है। टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, साइटोसोल में, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इसकी केमिकल इक्वेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। और जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू डिटर्मिन द एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम डिटेल से थ्योरी वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से वो वीडियो सर्च आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ डज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड अस एनर्जी। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमें कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको भी हम थ्योरी वाले पोर्शन में कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर चुके हैं। आप लोगों को अगर वो वीडियो नहीं आप लोगों ने अगर वो वीडियो सर्च आउट नहीं की तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ लेबल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ड्रॉ लेबल्ड रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आप लोगों ने पाथवे डायग्राम ड्रॉ करनी है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे होती हैं और प्रोडक्ट्स एनर्जी में लो होते हैं, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट जब बन रहे होते हैं तो वो जितनी एनर्जी में लो जा रहे होते हैं तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं कि इनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, नेगेटिव ना होगी, मीन्स के रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनर्जी हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं और रिएक्टेंट्स लो एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में चेंज होना होता है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के लेवल ऑफ एनर्जी में डिफरेंस है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट, हमने करनी है एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास 2HCl बन रहे हैं। और इसमें हमें उन्होंने बॉन्ड एनर्जी डेटा HHCl, Cl मीन्स के हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl का बॉन्ड एनर्जी डेटा गिवन किया हुआ है, जो रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहली वाली एनर्जी है वो पहले वाली की है, दूसरी वाली दूसरे वाली की है और तीसरी वाली तीसरे वाली की है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने इनकी क्या कैलकुलेट करनी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए डेटा हमें गिवन किया हुआ है, जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। HH के बॉन्ड ने ब्रेक होना है, Cl के बॉन्ड ने ब्रेक होना है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है HCl, ठीक है। जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। और चूंकि यहाँ पे 2 HCl मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने हैं तो हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो HH की बॉन्ड एनर्जी है वो 436 किलो जॉल पर मोल और जो Cl की बॉन्ड एनर्जी है वो 243 किलो जॉल पर मोल और HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 432 किलो जॉल पर मोल। और इसकी बॉन्ड एनर्जी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इनको हम क्या कर देंगे प्लस 679 किलो जॉल पर मोल और माइनस इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 864।
तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे -85 किलो जॉल पर मोल आंसर आ रहा है। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी, हीट एनर्जी कितनी इवॉल्व हो रही है, 185 किलो जॉल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 185, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि 185 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज क्रूशियल फॉर अस, कि आपने जस्टिफाई करना है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये असल में तो ये बायो रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कोई पता नहीं है कि हो सकता है अगर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है तो आप लोगों का भी क्वेश्चन आ जाए। द ऑक्सीजन टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज बाय द सेल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो किस में यूज़ होती है, फूड पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन में यूज़ होती है। और अब फूड पार्टिकल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, इस एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी बॉडी यूज करती है टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस लाइक बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड ग्रोथ। ठीक है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो रेस्पिरेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी के थ्रू प्रोसीड करते हैं। आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है वो एक्सहेल हो रही होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी बॉडी से रिमूव कराती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, इसको हम रिमूव नहीं कर पाते, तो ये हमारे लिए फैटल होती है। ठीक है, नुकसानदेह होती है और ये मौत का बायस बन सकती है। रेस्पिरेशन एसेंशियल है टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर बॉडीली फंक्शंस। रेस्पिरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमें एनर्जी मिलती है बॉडी के दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इट इज़ सेड टू बी वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। विदाउट रेस्पिरेशन द पर्सन विल डाई इन अ फ्यू मिनट्स। रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर हमारी बॉडी में नहीं हो रहा तो पर्सन जो है वो फ्यू मिनट्स में डाई कर सकता है, वो लाइफ को प्रोसीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 एनर्जेटिक्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।